जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी एमटीएस के लिए हम रोज़ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ या फिर आपातकालीन शक्तियाँ। इस प्रकार से राष्ट्रपति की जितनी भी इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर किसी स्टेट एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पक्का इस क्लास को देखने के बाद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अगर हम कार्यपालिका की शक्तियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो बनाई थी या क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका की जो संबंधित शक्तियाँ होती हैं या कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति के पास होंगी, जिनका प्रयोग वह तो या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 74 में कार्यपालिका की जो संबंधित शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 53 में तो बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो समस्त शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में होंगी, कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ, लेकिन जो उसकी शक्तियाँ होंगी उनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यदि मंत्रिपरिषद कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास अगर भेजती है, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वह उस पर पुनर्विचार भी नहीं कर सकता, वह उस पर सोच समझ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब अगर मंत्रिपरिषद ने उसके पास प्रस्ताव भेज दिया, तो वो उसको स्वीकार जरूर करेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। यदि मंत्रिपरिषद कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन में ये किया गया है कि राष्ट्रपति के पास जो प्रस्ताव जाएगा वह उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति के पास वह प्रस्ताव भेजती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि मंत्रियों के जो मध्य कार्यों का बंटवारा किया जाएगा वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रस्ताव होंगे उनकी सूची या सूचना राष्ट्रपति को दे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो है, जो प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता होता है, उससे यह अपेक्षा करता है कि जो मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रस्ताव हैं उनकी सूची या सूचना राष्ट्रपति को दे। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 75। मैंने आप लोगों को बताया था अनुच्छेद 75 के सब क्लोज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर हम प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात करें, तो प्रधानमंत्री के लिए कंडीशन जो है, जो बहुमत दल का नेता हो वही प्रधानमंत्री बन सकता है, और संसद के किसी एक सदन का सदस्य जरूर होना चाहिए। यह आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 75 के सब क्लोज 1 में बताया गया है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति की जो अधिकार है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति जो होती है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष या वित्त आयोग के सदस्य होते हैं उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो भाषा आयोग है उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसी भी अन्य मंत्रियों की
की नियुक्ति मैंने आप लोगों को बता दिया है, वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो SC ST या OBC के लिए आयोग बनाए गए हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 79 की, तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है और संसद के 3 अंग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग हो जाएंगे। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में बताया गया है और राज्यसभा जो है अनुच्छेद 81 में भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है बल्कि संसद का यह एक अंग है एवं कानून के निर्माण में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह आपको याद कर लेना है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ या फाइनेंशियल पावर। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट काल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल कर आता है। जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है जो कि अनुच्छेद 112 में किया गया है। ये आपको याद कर लेना है, आपकी परीक्षा में इस पॉइंट से प्रश्न 99% बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है CAG। जी हाँ दोस्तों, CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसकी वार्षिक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति की जो आकस्मिक निधि है उस पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और कोई भी मनी बिल या धन विधेयक, जिसको हम कह सकते हैं मनी बिल, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद कर लेने हैं। और दोस्तों, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश है उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? वह राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 72 की, तो यह भी एक न्यायिक शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति जो कि एक न्यायिक शक्ति है, ये आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति को बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 143 की। अनुच्छेद 143 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना है। राष्ट्रपति परामर्श तो ले सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और राष्ट्रपति ही युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है। ये आपको याद कर लेना है, राष्ट्रपति के द्वारा ही युद्ध की और शांति की घोषणा की जाती है और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ या इमरजेंसी पावर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है जो कि युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण, जी हाँ दोस्तों, युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द की बात करते हैं तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह को यहाँ पर इसका शब्द जोड़ा गया है और इसके स्थान पर पहले क्या था? इसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह ये शब्द जोड़ा गया है। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो भारत में यह 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की, तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और राष्ट्रपति अगर शासन की हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। किस स्थिति में लगाया जा सकता है आइए जाने। यहाँ पर जब राष्ट्रपति या राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति को लगता है कि अब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के आधार पर शासन चलाना मुश्किल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति को ये लगता है
कि संवैधानिक तौर पर वहाँ पर सरकार चलाना मुश्किल हो गया है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। सबसे पहले अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की शक्तियाँ। या मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दिया था, जो इसका फाइनेंशियल शक्तियाँ होती है उसमें मैंने अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में बता दिया था। ये जो है इसकी आपातकालीन की शक्तियों में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति की जितनी भी इंपॉर्टेंट शक्तियाँ थी वो सब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। और वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।